हेलो, हाय एवरीवन। वेलकम है आपका फिर से जो है होम साइंस विद चार्ली में। और जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे अपना, ये डाइट का पेपर कर रहे थे हम लोग, आपका जो लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो पार्ट 1 हम डिस्कस कर ही चुके थे, जिसमें हम लोगों ने अराउंड 50 क्वेश्चन किए थे। बाकी 50 जो रिमेनिंग बचे हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बताइए और कैसे हैं आप लोग? हाल चाल आई होप सबका बढ़िया ही होगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जो लोग सो चुके हैं उनको गुड नाइट, और स्वीट ड्रीम्स के साथ गुड नाइट। बाकी जो लोग जग रहे हैं वो लोग तो हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रात हो गई है, थोड़ा सा क्या रात पूरी हुई हो चुकी है। आई होप कि अभी लेट नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज फिर से हम लोग जो है हमारा पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और इसमें भी हमारे 50 क्वेश्चन हैं और काफ़ी डिटेल में है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की क्वालिटी और मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया सारी चीज़ें कलेक्ट करने में। तो चलिए आते हैं अपने जो है क्वेश्चन पे। और दो चीज़ आपको दिख ही रही होगी। एक चीज़ मतलब सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। बात सही है, ओकेजनली आपको कोई चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर पढ़ाई की बात नहीं हो रही है। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं या कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको आपको ओकेजनली करने से नहीं होगा कि जैसे कोई ओकेज़न आता है एक दिन के लिए, वो आप करके फिर भूल जाते हैं, या हम कभी घूमने चले जाते हैं, या किसी ओकेज़न पे हम कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं। आपको उस तरीके से नहीं करना, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट होकर एकदम पूरा करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, और कंसिस्टेंटली इसको आपको करते जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छी भी लगी होगी लाइन। तो चलिए, थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी लेना भी ज़रूरी है। तो इसके साथ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, और देखते हैं क्या है पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है। डिस्कशन मेथड जो होता है आपका, सबसे कम समय कौन सा लेता है? पैनल चर्चा है या पैनल 66 है? इसको जो है मतलब 66 यानी कि 66 नहीं पढ़ेंगे, इसको 66 पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका बद सत्र है, या फिर आपका वाद विवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चर्चा, ठीक है। चर्चा 66। यहाँ 6 का ये जैसे एक 6 है और दूसरा 6 है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, 6 लोग होते हैं और 6 मिनट के लिए चर्चा करते हैं, और जो भी टॉपिक होता है उसका फटाफट सॉल्यूशन निकल जाता है उस पर, ठीक है। मतलब 6 लोग होंगे और 6 मिनट ही चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। इस वजह से इसको सबसे ये कम समय लेने वाला डिस्कशन कहा जा सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 पर्सन, 2 पर्सन, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, 6 लोग हैं, और ये देखिए सिर्फ 6 मिनट के लिए ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इसको इसको फिलिप्स 66 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा फिलिप्स 66 के नाम से। कहीं कहीं पे इसको बज सेशन के नाम से भी कभी कभी जान लिया जाता है। हालांकि बज सेशन तो अलग होता है, बट आप ये जानो कि फिलिप्स 66 के नाम से, और क्या बोलते हैं, चर्चा 66 के नाम से जानते हैं। और ये इसमें आपका ये आपको मैंने इमेज इसलिए दिखा दी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट है कि गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, या उपरोक्त सभी। इसमें आपको बताना नहीं है, जाहिर सी बात है, गृह विज्ञान का जो शिक्षण होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। हर पर्सन अपना, सबकी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि हर पर्सन के अंदर इंडिविजुअल हमसे डिफरेंट होते हैं वो लोग, है ना। जरूरी थोड़ी जैसे मैं हूँ वैसे आप हूँ, या जैसे आप हूँ वैसे कोई और हो। तो ये हो गया, ये भी इसमें होता है। चयन का सिद्धांत, हम चीज़ों को क्या करते हैं, चयन करते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ों को ही आप उठा के सेलेक्ट कर लो, कुछ चीज़ें हम उसमें से क्या करते हैं, चयनित करते हैं कि हमें ये मेथड करना है या हमें ये काम करना है। नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये गृह विज्ञान में आपकी सभी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कर्सर से उद्भूत हुआ है, जिसका अर्थ है, जो आपका करिकुलम है उसकी बात हो रही है। तो जो करिकुलम वर्ड है वो कहाँ से आया है आपका, मतलब उसका अर्थ क्या है कि क्या कहते हैं, दौड़ना या सीखना, या आपका पढ़ना और लिखना, या आपका उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसका अर्थ होता है दौड़ना। ये जो पाठ्यक्रम है आपका, ये जो है एक क्यूरे शब्द से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द ये तो दिखा ही है, कर्सर से उद्भूत हुआ है, लेकिन ये जो क्यूरे शब्द है, करिकुलम है ना, तो वही आप कह सकते हो कि CURRE है ना, क्यूरे शब्द से इसकी मतलब उत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है ना, जो इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इंग्लिश में रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। तो इसको दौड़ का मैदान माना गया है। और इसमें कहा क्या जाता है कि व्यक्ति, इसमें क्या होता है, जितना पूरा करिकुलम होता है ना, उस करिकुलम पे आप कह सकते हो कि हम पूरा दौड़ते हैं। और किस लिए दौड़ते हैं, जिससे हमारा जो गोल है वो हमें अचीव हो सके, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दौड़ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है मैंने, देखिए, अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। यह दौड़ का मैदान है
जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। और दौड़ते हम किस में, एक तरीके से पूरा जो करिकुलम हमारा होता है वो उस पे हम पूरी एक तरीके से रेस लगाते हैं कि जिससे क्या हो सके, हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ हमें मिल सके। ठीक है, अपने गोल को अचीव करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, या ए और बी दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको पता ही है कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, उद्देश्यों पर भी और सिद्धांतों पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है। जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है उसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। लोहा और जिंक का, फॉलिक एसिड और आयरन यानी कि लोहा का, लोहा और पोटेशियम, लोहा और मैग्नीशियम। ये बात आपको पता ही है कि फॉलिक एसिड आपका और जो आपका आयरन है, इन दोनों के मदद से जो है हमारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीम आपका मतलब हीम यानी कि आयरन, और ग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है जो दोनों मिल करके क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत यानी कि लीवर है, या लार ग्रंथि है। इसमें कुछ बताना ही नहीं, आपको पता ही है यकृत है आपका। यकृत का वेट सॉरी मतलब वही लीवर आपका। तो लीवर का वेट कितना होता है, आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, लीवर का वेट, ये यहाँ पर वेट मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे। इससे आपका वेट पूछा जा रहा है कितना है लीवर का वेट। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है प्रमस्तिष्क द्वारा यानी कि सेरिब्रम के द्वारा, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम के द्वारा, सुषुम्ना सीड्स यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, या मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो शरीर का संतुलन यानी कि बॉडी बैलेंस की जैसे ही बात आ जाए, आपको पता है सेरिबेलम पे जाना है आपको। ठीक है, जिसको आप अनुमस्तिष्क या छोटा मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और सेरिब्रम जो है वो आपको पता ही है, वो आपकी थिंकिंग, आपके कॉग्निशन, आपकी मेमोरी है ना, आप जो आपकी रीजनिंग है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है वो, और आपकी शरीर की जितनी भी कह सकते हो कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों को अचीव करने में रिसीव करने में मतलब मदद करता है। ठीक है, ये आपका सेरिब्रम होता है। जितनी आपकी मेमोरी, थिंकिंग, कॉग्निशन, मतलब जो सेरिब्रम है वो आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड है। ठीक है, और जो आपका सेरिबेलम है वो आपकी बॉडी बैलेंस का काम करता है। और जो आपका ये सुषुम्ना सीड्स यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये क्या काम करता है कि ये आपका जो बड़ा वाला मस्तिष्क यानी कि जो सेरिब्रम है और जो सेरिबेलम होता है, ये बड़े वाले मस्तिष्क को और छोटे वाले मस्तिष्क के नीचे से क्या करता है, मतलब बड़े वाले मस्तिष्क को आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको कनेक्ट करता है। समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए ये आपका बड़ा मस्तिष्क है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं, और यहाँ से आपकी वो आती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपका वो ये बीच में जो स्मॉल क्या बोलते हैं, मतलब ये आपका सेरिबेलम होता है। तो ये बीच में एक तरीके से, एक सेकेंड, ये मान लीजिए बड़ा मस्तिष्क है, यहाँ आपकी ये आ रही है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बीच में मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, आपके बड़े मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, एक कनेक्टिविटी दिखाता है, आप ये कह सकते हो, इस तरीके से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता ही है कि जो है डोरी के समान होती है ये, और क्या करती है, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंदर होती है। ठीक है, और आपके ब्रेन से जो भी वो आती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनको रिसीव करके आपके पूरे बॉडी तक फैलाता है, मतलब भेजता है एक तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है कि फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके। ये इसमें बताने वाली बात ही नहीं है कि खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा के। इसमें वसा है तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। इसमें कार्बोज है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी प्रोटीन और वसा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आपको पता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो आपके मिनरल्स हैं, वाइटमिन है और फाइबर है, इन सभी चीज़ों को हमें फल और सब्जी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है। ये कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। पार्चुनेट, नव शिशु, नियोनेट, प्रसव। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगी, इसको आप लोग बताएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कल बताया भी था। इसको आप बताएंगे, कौन बताएगा, इसका आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, आप करेंगे। नेक्स्ट है, कुएं से बीज अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। बेल बेल कहलाती है, कार्डिंग कहलाती है, नेपिंग कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। तो कुएं से बीज अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा है कि रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है अवशोषक विधि से, घोलक विधि से, रासायनिक विधि से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशमी कपड़े होते हैं आपके, जिसमें क्या बोलते हैं, साड़ियाँ हैं, सॉरी मतलब जैसे बनारसी कपड़े हैं या ब्रोकेड वाले कपड़े, ये सब होते हैं, तो इनमें क्या होता है, अगर मान लो इनमें कोई धब्बा वगैरह लग गया तो इनको धुलना संभव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या करते हैं, अवशोषक विधि से इसको छुड़ाया जाता है। अवशोषक में आपको पता है कि जैसे आपका टेल्कम पाउडर है, फुलर अर्थ है, पीली खड़िया वाली जो चीज़ें होती हैं, फ्रेंच चॉक है, मैदा, इन सभी चीज़ों को धब्बे पर गिरा दिया जाता है और वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे आपका कपड़ा धोना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मतलब खराब नहीं होगा और अच्छे से हो भी जाएगा। और घोलक विधि में आपको, मतलब घोलक वाले विधि में आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, लिक्विड वाली चीज़ें आती हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, पेट्रोल है, बेंजीन है, एसीटोन है, तारपीन, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें हैं।
और जो आपका रासायनिक विधि, इसमें आपको पता ही है कि जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें, सुहागा, जैवल वाटर, इसके बाद यही सब चीज़ें आपकी, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारी चीज़ें आपका रासायनिक विधि में आती हैं, मतलब कि केमिकल से जो हम लोग छुड़ाते हैं दाग धब्बों को। फिर नेक्स्ट है, अच्छा यही चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं। फिर नेक्स्ट है कि कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आप तो समझ ही गए होंगे, मर्सराइजेशन, सिंजिंग, बीटलिंग या सनफराइजिंग। ये आपको पता ही है कि मर्सराइजेशन कहते हैं, कास्टिक सोडा के घोल में उसको मतलब भिगोते हैं। और इस प्रक्रिया से होता क्या है कि जो फाइबर होता है कॉटन का आपका, वो कम से कम 20% उसकी जो मजबूती है और उसकी जो चमक है वो बढ़ जाती है काफ़ी, ठीक है। और जो आपका सिंजिंग है, सिंजिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कपड़े की सतह पर जो छोटे-छोटे रोएँ, मतलब जो रेशे होते हैं उसके ऊपर छोटे-मोटे अगर रोएँ लगे हुए हैं, उनको क्या किया जाता है, उनके सिरों को झुलसा करके वस्त्र पर से बढ़िया साफ कर दिया जाता है, जिससे वस्त्र एकदम बढ़िया आपका चिकना चमकदार हो जाता है। बीटलिंग क्या होता है, बीटलिंग में आपको पता है कि जब करघे से वस्त्र को बना करके उतारते हैं, तो उसमें कभी-कभी क्या होता है, उसकी बुनाई सघन नहीं होती, मतलब एक प्रॉपर उसमें नहीं होती है। तो उसमें लकड़ी के हथौड़ियों, मतलब ऐसा होता है कि लकड़ी के हथौड़े टाइप लगा होता है और उन्हीं के बीच कपड़ों को डाला जाता है, तो उससे कुटाई, मतलब बीटलिंग, कुटाई के थ्रू कपड़े की जो टेक्सचर होता है, सरफेस होता है कपड़े का, उसको बिल्कुल बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। और सेंफराइजिंग आपको पता ही है, एक तरीके का ट्रेडमार्क है कि इसमें सिकुड़न नहीं आती इस कपड़े पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बाँह, जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है। तो मतलब ऐसी कौन-सी स्लीव्स है जो आपके कंधे और मतलब गले, मतलब कंधा और गला दोनों में एक ही में जुड़ा हुआ हो, पता ना चल पाए आपको। ऐसी स्लीव को क्या कहते हैं? काउल स्लीव्स कहते हैं, डोलमन स्लीव्स कहते हैं, कैप स्लीव्स कहते हैं, रेगलॉन स्लीव्स कहते हैं। इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेगलॉन स्लीव्स बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह कौन-सी स्लीव है जो छोटे बच्चों के लिए, मतलब जो इन्फैंट होते हैं उनके लिए सूटेबल होती है। तो उसका भी आंसर रेगलॉन स्लीव्स ही होता है, ठीक है। बाकी चारों स्लीव्स हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे लगा रखा है आपके लिए, देखिए। ये देखिए काउल स्लीव्स। काउल स्लीव्स देखिए होती क्या है कि इसमें आवश्यकता अनुसार गहराई प्रदान की जाती है। इसमें एक अलग कपड़ा बीच से बाँह तक लगा होता है। आप देख रहे हैं, ये कपड़ा बिल्कुल सीधे यहाँ तक, एक सेकंड, ये कलर इस पे देखिए। हाँ, ये पूरा इसमें देखिए बाँह तक बिल्कुल इस तरीके से, मतलब इसकी बाँह पूरी यहाँ तक लटकी हुई है, ठीक है? और देखिए अलग से बीच से बाँह तक पूरी यहाँ तक लगी होती है, ठीक है? ये मैंने आपको हल्का-सा दिखा दिया ताकि थोड़ा-सा आपको समझ आ जाए, आसानी रहे। तो ये आपकी इस तरीके की जो काउल स्लीव्स होती है, इस तरीके की होती है। फिर नेक्स्ट है कि डोलमन स्लीव्स। तो जो डोलमन स्लीव्स है आपकी, इसमें सॉरी, इसमें आपके कंधे क्या होते हैं, कंधे बड़े होते हैं, जो आपको दिखाई दे, देखिए कंधा बिल्कुल यहाँ तक लटका हुआ है इनका, ठीक है? ये एक प्रकार की किमोनो स्लीव्स होती है, इसमें आर्म लिफ्ट अधिक होता है। आर्म लिफ्ट आप देख रहे हैं? मतलब ये जो पूरा आर्म इसमें डाला जा रहा है, जोड़ा गया है, आप देख रहे हो कि ये कितना नीचे तक, कितना आपको लूज़ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? और ऊपर से इसका पूरा देखिए यहाँ तक लटका हुआ है और ये काफ़ी बड़ा है। इस तरह की स्लीव्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डोलमन स्लीव्स, ठीक है? और रेगलॉन स्लीव्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब देखिए हम लोग यूजुअली जो कपड़ा पहनते हैं उसमें क्या होता है, अलग से ऐसे यहाँ पर इस तरीके से जो बाँह जुड़ी होती है, तब तो जाके ऐसे होती है ना नीचे तक, ठीक है? लेकिन आप इसमें अगर देख पा रहे होंगे, 1 सेकंड, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें कोई यहाँ पर गोलाई नहीं है। 1 सेकंड भाई, यहाँ पर कोई गोलाई नहीं है, आप देख पा रहे हैं? इसमें जो है, यहाँ पर देखो सीधे यहाँ से लेके गला भी इसमें ऐसे बना हुआ है और ये स्लीव्स भी इसी में बन चुकी है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेगलॉन स्लीव्स, ठीक है? आई होप अगर आपने फ़ोटो देख लिया तो आपको स्लीव सारी कवर हो गई होंगी। और ये जो एक आपकी थी थर्ड वाली, कौन-सी? कैप स्लीव्स। तो कैप स्लीव्स में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत छोटी-सी होती है, इसमें नॉर्मल स्लीव जैसी हम लोग पहनते हैं डेली, वैसे ही होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है बस 3 से 4 इंच होती है, बहुत छोटी-सी होती है। तो इसको बैकी या इस तरीके की स्लीव्स भी बोलते हैं। कैप स्लीव्स यानी कि छोटी-सी होती है बिल्कुल ये, ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? एसीटेट रेशे पर, एस्बेस्टॉस रेशे पर, ग्लास रेशे पर या रेयॉन रेशे पर? तो जो कोरोनाइजिंग परिसज्जा होती है आपकी, वो आपकी की जाती है ग्लास रेशे पर, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जब ग्लास रेशे पर लागू करते हैं इसको, तो ग्लास पर जितने भी कार्बनिक पदार्थ लगे होते हैं, उनको हटाने के लिए ये प्रक्रिया करी जाती है। इससे होता क्या है कि जो ग्लास फाइबर होता है, वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये लिखा है, आप इसको पढ़ लेना अपने आप से। फिर नेक्स्ट है कि सुधार गृह में बाल अपराधी बालकों को अधिक से अधिक कितने वर्षों तक रखा जा सकता है? तो 3 वर्ष, 1 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। ऐसे जो बालक होते हैं उनको कब तक रखा जा सकता है? 7 वर्ष रख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जब 7 वर्ष तक रखेंगे तो इसमें होता क्या है, वहाँ पर इनको 7 वर्ष रखते हैं जब, अब कहीं न कहीं इनकी एज तो मैच्योर तो होते नहीं है, थोड़ा-सा इमैच्योर स्टेज में ही होते हैं। तो यहाँ पर उनको कुछ न कुछ मतलब उद्योग धंधे, छोटा-मोटा काम करना, सिलाई करना, जैसे बागवानी करना, थोड़ा-मोड़ा खेती करना या सिलाई, ये जो क्या बोलते हैं, टोकरी बुनना, है ना? छोटे-मोटे काम धंधे इनको सिखा दिए जाते हैं। ये क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स के जितने काम होते हैं, ये सभी चीज़ सिखा कर दी जाती हैं। तो कहीं न कहीं हो सकता है जब ये कोई काम सीख लेंगे तो बाहर आएँगे तो कुछ काम करने लग जाएँगे, तो कहीं न कहीं जो
करने वाली जो एक इनके अंदर से एक डिज़ायर है या एक जो मतलब एक प्रवृत्ति है इनकी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी कहीं न कहीं, है ना? तो इस वजह से यहाँ पर इनको 7 साल रखा जा सकता है, अधिक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा समूह अमानवीय संसाधनों का है? अमानवीय मतलब कि आपको पता है ना, जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं आपके, ठीक है? तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें कौन-सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? आय, शक्ति और समय, बिजली, समय और आय, समय, मुद्रा, रुचि और कौशल या समय, मुद्रा और योग्यता। तो इसमें देखिए अमानवीय संसाधन की बात हो रही है, ठीक है? अब क्या कहते हैं, जो आपकी ये देखिए इसमें कौशल आ गया, ये आपका नहीं होगा, योग्यता आ गई, ये आपका नहीं होगा, ठीक है? इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका वो होगा ए, ठीक है? आय, शक्ति और समय। तो समय आपको पता है क्योंकि जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, मानवीय में भी आता है और अमानवीय में भी आता है, ठीक है? अच्छा, मानवीय में समय को जो है अमानवीय में किसने रखा है, ये थोड़ा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? आपके लिए क्वेश्चन रहेगा एक, ठीक? तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिसेफ का पूछ रहे हैं आपसे फुल फॉर्म, तो आपको देख के पता चल ही गया होगा। इसमें ऑप्शन दिया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। फिर दूसरा है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड, अच्छा मैं बार-बार क्या ही पढ़ूँ। इसमें जो ऑप्शन अगर आपको फुल फॉर्म जो पूछा जाएगा, तो फुल फॉर्म में तो हम क्या, फुल फॉर्म में तो हम जो है निशान क्या लगाते हैं? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है? पहले इसका फुल फॉर्म ए वाला हुआ करता था, ठीक है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस। तो आपको पता ही है कि जो इंटरनेशनल और इमरजेंसी, ये दोनों जो शब्द हैं ये अब हटा दिए गए हैं, ठीक है? आपका इंटरनेशनल और इमरजेंसी फंड ये दोनों हटा दिया गया है और इस वजह, लेकिन जब ये लिखा जाता है जब ये, तो इसमें आपका आई और ई दोनों शामिल है भी, क्योंकि पूरा एक नाम बन रहा है यूनिसेफ, लेकिन इसका फुल फॉर्म अगर आ रहा है तो आपको यही बताना है। क्या बताना है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है? कब आया था आपको पता ही है कि आई थिंक 11 दिसंबर, हाँ 11 दिसंबर 1946 में आया था ये, और आपको ये चीज़ पता ही है, ठीक? फिर अच्छा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें देखिए 1946 में आया था। और ये क्या है, पूरे नाम में से इंटरनेशनल व इमरजेंसी शब्द हट गए हैं, फिर भी अंग्रेजी के संक्षिप्त नाम में आई और ई सम्मिलित हैं, ठीक है? फिर हमारा नेक्स्ट है कि कौन से समूह में, कौन से समूह में आपके सभी कला के तत्व हैं? रेखा, पोत, अनुपात, रेखा, आकार, रंग या नमूना, आकाश, लय, सॉरी हाँ प्रकाश, लय, रंग, पोत व संतुलन। यहाँ पर एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपके डिजाइन के एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बैलेंस हो गया, एलिमिनेट करना सीखिए आप, ठीक है? यहाँ पर देखिए रिदम हो गया, फिर यहाँ पर देखिए आपका प्रपोर्शन हो गया, तो आपका यही बचा रेखा, यानी कि लाइन, शेप और कलर, आपका ये आपके एलिमेंट्स हो गए डिजाइन के, ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, बी। नेक्स्ट है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, यूएनईएससीओ या फिर सीएसडब्ल्यूबी या यूएनएसी या आईसीडीएस। तो ये जो सामाजिक और अपंग बालकों के लिए कार्यरत है वो है आपकी क्या बोलते हैं, सीएसडब्ल्यूबी, ठीक है? तो इसमें सीएसडब्ल्यू का मतलब है कि सेंट्रल सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड, ठीक है? तो ये हो गया हम लोगों का, ऐसी जो संस्था है वो क्या करती है, अपंग बालकों के लिए मतलब कुछ न कुछ वो लोग फंड और कुछ न कुछ उनके लिए मतलब तरीके लाते रहते हैं जिससे उनका ये सब चल सके, संस्था ये चलाई जाती है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की सबसे जटिल व महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आपसे पूछ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी भ्रूणावस्था, ठीक है? एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, क्यों होता है? क्योंकि इस समय क्या होता है, बच्चे के अंदर कई सारे बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे डेवलप हो रहे होते हैं। तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि मान लीजिए बाई चांस अगर कोई ऑर्गन नहीं डेवलप हो पाया, नहीं बन पाया, तो बाद में तो वो बनेगा नहीं, इस वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है? इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, देख लेते हैं। 3, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसको आप आई थिंक ये तो यहाँ दूसरी अवस्था दे रखी है, ठीक है? फिर हमारा खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन-सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? मतलब कि जब आपका फर्मेंटेशन किया जाता है खाद्य पदार्थ में, तो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? विटामिन बी ग्रुप है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, लौह तत्व है। तो आपको पता है विटामिन बी ग्रुप जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। इतना आपको पता ही होगा, बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है? बीएमआई क्या दर्शाता है? उस व्यक्ति की लंबाई व वजन सही अनुपात में है या नहीं, ठीक है? और इसका फुल फॉर्म, सॉरी इसका जो फॉर्मूला होता है कैसे निकालते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फॉर्मूला इसका क्या है? आप जानते भी होंगे और मैंने भी आपको पहले बता रखा है, ठीक है? नेक्स्ट है, वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुँचाया जाता है, गर्भनाल है, ओवम है, गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपका गर्भनाल है उससे पहुँचाया जाता है, ठीक है? फिर है कि सर्वाधिक विश्वसनीय व प्रयोग किया जाने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन-सा है? ठीक? बहुविकल्पीय, सत्य एवं असत्य, वर्गीकरण, संक्षिप्त उत्तर। तो इसमें जो आपका बहुविकल्पीय यानी कि आपके जो
MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सही और सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। ठीक है, और अधिकतर प्रयोग भी किया जाता है। जितने भी एग्जाम होते हैं सभी वह विकल्प ही आते हैं आपके, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? आर्जिनिन जोड़ है, सोडियम जोड़ है, अम्लीय जोड़ है या सल्फर जोड़ है? तो इसमें जो सबसे कमजोर जोड़ है आपका वो है आपका अम्लीय जोड़। बाकी जो आर्जिनिन है, सोडियम है, सल्फर, ये सभी जोड़ होते हैं जो ये मजबूत होते हैं। सिर्फ एक अम्लीय जो होता है वो काफी मतलब वीक होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं हैं। स्वीकार करना, प्रभावित करना, निर्मित करना, प्रारूप करना, प्रत्यास्मरण करना, व्याख्या करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रियात्मक की बात हो रही, क्रियात्मक का मतलब होता है कुछ क्रिएट करना। ठीक है, तो क्रिएट करने जैसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? निर्मित करना, आप कुछ न कुछ निर्माण करेंगे, निर्माण करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। प्रारूप बनाना, कोई मतलब कोई मॉडल बनाना। ठीक है, तो कोई मॉडल बनाएंगे तो उसमें आपको अपना हाथ चलाना पड़ेगा, कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी जो बेंजामिन ब्लूम है उनके उससे उनकी थ्योरी से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं साइकोमोटर डोमेन जो इनका है उससे ये है। ठीक है, फिर हमारा है ये दूसरा कि बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। मतलब बच्चों का जो इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस उनकी जो डेवलप होती है वो किस तरीके से होती है? अतिरिक्त से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। इसमें जो बच्चों की मतलब जो डेवलप होता है वो होता है अतिरिक्त से निश्चित की ओर। ठीक है, यहाँ पर बात यह है अतिरिक्त से निश्चित की ओर, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो पता हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, तो बच्चा वहाँ पर जो भी चीज़ें अपना मतलब जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है उसके साथ वो जाता है। फिर उससे क्या करता है, वहाँ पर जो उसके पास नॉलेज है वो तो है ही, फिर वहाँ पर जो उसके टीचर, उसके जो ट्रेनर हैं वो जो उसको सिखाएँगे, फिर उससे वो सीखते-सीखते उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि जो मैंने सीखा था या जो मैं पहले से जानता हूँ, वो कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। तो इस तरीके से मतलब जो जान रहा है, कुछ न कुछ जो जान रहा है, फिर वो जो वहाँ पे जो जानता है वो एक उसको मतलब आप कह सकते हैं एक्यूरेसी की तरफ ले जाता है, एक निश्चितता की तरफ उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। ठीक है? इस वजह से यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट मेगर के द्वारा, सैमसन के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा या बीएस ब्लूम के द्वारा। बीएस ब्लूम मतलब है ये आपका बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा ये जो किया गया आपका। ठीक है, 3 भाग में किया गया था आपको, जिसको हम लोग कैप के नाम से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, एक सेकंड, ये देखिए इसके द्वारा किया गया, डी ऑप्शन यहाँ पे तो CAP। ठीक है, इससे होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव डोमेन, इसके बाद अफेक्टिव डोमेन या आपका साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, मान लीजिए उसमें हम अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल करेंगे अगर, तो कॉग्निशन आपका किससे रिलेटेड है? आपके ब्रेन से, है ना? तो जब आप कोई चीज़ सीखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बखूबी उसको और बहुत ही सफल तरीके से आप उसको सीख पाएंगे। तो जो आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है या कॉग्निटिव डोमेन है वो आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि हेड से। इसके बाद आपका आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे उस चीज़ को, अफेक्टिव डोमेन का मतलब भावात्मक पक्ष। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप लर्निंग जब आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें जब आप अपने भाव को डाल देंगे, अपने इमोशंस को डाल देंगे, है ना? उसमें बिल्कुल उससे बिल्कुल कनेक्ट होकर के आप सीखेंगे जब उस चीज़ को, तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सुनियोजित ढंग से आप उसको सीख पाएँगे। ठीक है? और वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ भी जाएगी। मतलब कि आपके सीधे इसको उन्होंने हार्ट से रिलेट कर रखा है। मतलब कोई चीज़ होता है ना कि आपको आप कहते हैं कि मैंने दिल से ये चीज़ बिल्कुल सीख ली, मेरे दिल में उतर गई। तो वो चीज़ भी आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से हुई। ठीक है? इसके बाद आता है पी का मतलब है साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर में आपका वही क्रियात्मक पक्ष आएगा। ठीक है? या मनोगत्यात्मक पक्ष भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा कहीं न कहीं क्या करेगा अपने मतलब कुछ क्रियात्मक मनोगत्यात्मक मतलब कि इसको हैंड से उन्होंने रिलेट कर रखा है। तो अगर आप अपने हैंड का मतलब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करके सीखना, क्योंकि हाथ से आप कुछ करेंगे, जब आप कोई चीज़ करेंगे तो भाई ज़ाहिर-सी बात हम लोग अपने करने का काम कुछ अगर करते हैं समथिंग टू डू तो वो अपने हाथ से ही करते हैं। तो वही कहने का मतलब अगर बच्चा लर्निंग करने में अगर आपने कुछ एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो वो क्या करेगा बच्चा धीरे-धीरे उसको भी मतलब आप सोचो आपने अपना दिमाग लगाया, फिर आपने अपना दिल लगाया, फिर आपने उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर लिया। तो आप खुद सोचो कि उस चीज़ को आप कितने बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है? और इन्हीं के थ्योरी को बोला जाता है कि 3H की संज्ञा किसकी थ्योरी में दी गई? 3H। ठीक है? तो 3H का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट H से आपका हेड होगा, सेकंड H से हार्ट होगा और थर्ड H से आपका हैंड होगा। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये चीज़ आपको तीनों याद रखनी है, आपको इतने में आपका टीजीटी, पीजीटी का कवर अप हो जाएगा। ठीक है? फिर है कि अच्छा यहाँ पर देखिए दे रखा है, ये बिल्कुल हिंदी में दिया है, जिसको अगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत, ये देखिए ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब यही होता है।
ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब आपका कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, और ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, ज्ञान आपका क्या है, दिमाग से रिलेटेड। बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, ये भी आप कोई चीज समझते हैं तो कैसे समझते हैं, अपने दिमाग से समझते हैं। प्रयोग, अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं ना, कुछ अप्लाई कर रहे हैं, जो चीज आपने सीखी है वो भी अपने दिमाग से ही करेंगे। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करते हैं, वो भी आप अपने दिमाग से ही करेंगे। संश्लेषण, कोई चीज अगर आप सिंथेसिस कर रहे हैं, बना रहे हैं कोई चीज, इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वो भी आप अपने दिमाग से ही सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद भावात्मक पक्ष का मतलब होता है आपका जैसे क्या करते हैं, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्ड करना, है ना। तो जब आप कोई चीज़, ये चीज़ जब आप समझ जाएंगे तभी तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। और ये देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कार्य करना, समायोजन करना, आदत डालना। आदत डालना का मतलब यहाँ पे प्रिसीजन होता है। अगर कोई काम आपने सीखा है और करते करते आपने क्या किया है, उसको बड़े अच्छे से आपने एडजस्ट कर लिया, अपने व्यवहार में उसको आपने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो काम में आप बिल्कुल प्रिसाइज हो जाएंगे, बहुत परफेक्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, ये तीनों डोमेन हो गया आपका। ठीक, अगर आपने इसको अच्छे से अभी पढ़ना है, इसको अच्छे से और अच्छे से समझना है, तो हिमांशी मैम की क्लास आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे डालिए जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी बाई हिमांशी मैम, आराम से पूरी क्लास वहाँ देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा इंग्लिश में, लेकिन आपको समझ बहुत बेहतरीन आएगा। इस थ्योरी को आप जरूर देखिए वहाँ जाकर के। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। एमएल कॉलेज ऑफ होम साइंस जबलपुर, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस आगरा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज इलाहाबाद। तो आपको पता ही है, लेडी इरविन कॉलेज जो था आपका यहाँ पर 1932 में बनाया गया था, दिल्ली में है आपका। ठीक है, फिर है कि पाठ्यचर्या को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है, किससे है कि संस्कृति संरक्षण के सिद्धांत से, दर्शन के सिद्धांत से, मनोविज्ञान के सिद्धांत से। तो इसमें जो क्रिया केंद्रित बनाने का जो है वो मनोविज्ञान के सिद्धांत से है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये जो पाठ्यचर्या है जो आपकी, उसमें क्या है कि सिलेबस, एक तरीके से कह सकते हो आप, तो उसको क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध इसी से है कि आपका सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो मनोविज्ञान के सिद्धांत पे हो। मतलब कि कहीं न कहीं आपके मन से, आपके दिमाग से इन सभी चीज़ों को मतलब वो प्रभाव डाले, जिससे आपका पूरी पर्सनैलिटी, पूरा बिहेवियर आपका एक तरीके से आप उससे सीख सको और अपने पर्सनैलिटी को एक सही तरीके से, या आप कह सकते हो कि सही ढाँचे में आप उसको ढाल सको। ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है? प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, असाइनमेंट विधि। तो इसमें देखिए बाल केंद्रित मतलब कि लर्नर सेंटर्ड मेथड में नहीं आती है। नहीं आपको देखना, तो जो प्रदर्शन मेथड होता है आपका, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि, इसमें जो है ये बाल केंद्रित विधि नहीं है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि टीचर आपको पढ़ाता है और साथ ही साथ उस चीज़ को, उसका प्रैक्टिकल भी कराता हुआ जाता है। ठीक है? तो इस वजह से इसको यहाँ पर हम लोग जो है, ये आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड में नहीं आएगा। ठीक है? और फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन। अच्छा, ये देखिए प्रदर्शन विधि यहाँ पे दिया है कि छात्र व लर्नर, शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कक्षा में शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ ही इस विधि द्वारा उसका सत्यापन करता है। शिक्षक पढ़ाते समय प्रयोग करता जाता है और छात्र प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हो गया। और जो आपकी योजना विधि, सॉरी, इधर देखिए सेकंड ऑप्शन योजना विधि दिया है। योजना विधि में क्या है, इनके जो जॉन डीवी के जो है स्टूडेंट थे किलपैट्रिक, उन्होंने इस विधि का जन्म दिया था। इस विधि में छात्रों के समक्ष क्या करते हैं, एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है और छात्र क्या करते हैं, अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, फिर हमारा है कि प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यवसायिक, या इनमें से कोई नहीं। सौंदर्यात्मक मतलब कुछ एस्थेटिक उनके अंदर डेवलप होता है, या कुछ प्रोफेशनल होता है, या कुछ वैज्ञानिक। तो आपको पता है लेबोरेटरी में अगर आप कोई भी कुछ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, साइंटिफिक एस्पेक्ट डेवलप होता है। ठीक है, फिर हमारा है कि यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार प्रशासित किया जाए और अंक समान रहे तो वह क्या होगा? कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप एक टेस्ट लिया आपने कोई, ठीक है? मान लीजिए किसी बच्चे का आपने 50 नंबर का एक बनाया टेस्ट पेपर, बच्चे से कहा कि तुम लोग करो। बच्चे ने 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर दिया। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। आपको लगा बच्चे ने इतना सारा कैसे पढ़ लिया कि 50 से 50 सही हो गया। आपने दोबारा से उसको दिया, दूसरे क्वेश्चन आपने, या वही क्वेश्चन आपने फिर से उसको दिए, फिर से ज़ाहिर फिर से उसने 50 के 50 सही कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, आपका जो रिजल्ट है वो बार-बार एक जैसा आ रहा है ना? बच्चा उसी मतलब उतने ही बार वो सभी क्वेश्चन को सही-सही कर रहा है ना? इस वजह से क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो टेस्ट आप दे रहा है बच्चा वो, और आपने जो टेस्ट उसको दिया है उसको समान-समान अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब वो टेस्ट कैसा है, विश्वसनीय है। क्या है वो? मतलब कि एक तरीके से रिलायबल है वो, ठीक है? पूरा विश्वास करने लायक, क्यों? क्योंकि उसकी जितनी बार भी आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, रीटेस्ट उसको बार-बार कर रहे हैं, वो समान रिजल्ट उस पे आ रहा है, ठीक है? फिर हमारा है कि पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, या रुचि का सिद्धांत। तो वैसे तो इसमें सभी सिद्धांत हैं आपके जो पाठ्यक्रम के निर्माण में, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है बुनियादी सिद्धांत। तो बुनियादी सिद्धांत में आपका आएगा उपयोगिता का सिद्धांत। आपका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा भी हो,
उसमें ये सारी रुचि का, अनुभव का ये सभी चीज़ें रहें या ना रहें, लेकिन उसमें उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए कि मतलब उसको पढ़ कर के वो आपके जीवन में कुछ उसका उपयोग रहे। ऐसा नहीं कि आपने इतनी डिग्री भर ले ली, पूरी 10 साल तक डिग्री लेते रह गए, लेकिन उस डिग्री का कोई मतलब नहीं, कोई यूज़ ही नहीं है आपकी लाइफ़ में। ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ कर के डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हमारा उपयोगिता का सिद्धांत मायने रखता है। बाकी तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो उसमें रुचि का भी सिद्धांत होना चाहिए। पाठ्यक्रम भाई थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें भी रहनी चाहिए, जिसमें बच्चा क्या करे, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने में रुचि ले, है ना? उसके एक्सपीरियंस के आधार पे भी रहे, थोड़ा-सा उसके प्रीवियस नॉलेज से, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से वो रिलेट करे, ठीक है? और क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब कुछ ऐसा भी रहे कि बच्चा उसमें कुछ एक्टिविटी करता रहे, हमेशा उसमें के लिए मतलब आप कह सकते हो कि कुछ न कुछ क्रियाशील रहे, मतलब उसमें एक्टिव रहे हमेशा। इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि है, ऐतिहासिक विधि, योजना विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि। अभी पीछे हमने पढ़ा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योजना विधि, ठीक है? और किलपैट्रिक कौन थे? जॉन डीवी के, जो आपके जॉन डीवी थे उनके स्टूडेंट थे, ठीक है? अच्छा, वो सारी विधि हो गई इसमें देखिए। अच्छा, असाइनमेंट विधि उधर दी गई थी। मैं आपको इसमें तो नहीं दिया गया, उधर के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इधर आ गया है। प्रयोगशाला हमने पढ़ लिया। अच्छा, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? सॉरी, उस क्वेश्चन जो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था अभी, ये वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उधर आ गया है। मैं कोई बात नहीं, मैं वहीं बता देती हूँ आपको। देखिए, प्रयोगशाला विधि अभी हमने पढ़ा था, आपको पता है कि इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रयोग करने के संबंध में कुछ सामग्री व सूचनाएं दी जाती हैं, जिनसे वह कार्य करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है? यह कार्य शिक्षक के निरीक्षण में संपन्न होता है, ठीक है? आपको पता ही है, आपके घर में अगर भाई बहन होंगे तो इस टाइम बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके कॉलेज में जो है क्या बोलते हैं, जो है चल रहा होगा प्रैक्टिकल वगैरह इस समय, ठीक है? असाइनमेंट विधि में क्या होता है? असाइनमेंट विधि को दिया था मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, और इस विधि का डाल्टन विधि का प्रतिपादन मतलब कहा भी जाता है, इसको डाल्टन विधि भी कहा जाता है और ये विधि भी कहा जाता है, ठीक है? इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्थायी रूप से ज्ञान प्रदान करना है। असाइनमेंट्स आपने भी दिया ही होगा जब आप पढ़ते रहे होंगे। अच्छा, फिर है हमारा कि किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है? निबंधात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, व्यवहारात्मक परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षण? इतना तो आपको भी पता है कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है, इसका क्या है? मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय। सही बात है, ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है अविचलता, यानी कि कंसिस्टेंसी का संबंध है विश्वसनीयता से, वैधता से, या वस्तुनिष्ठता से, या विभेदीकरण से। तो जो कंसिस्टेंसी है आपकी, उसका संबंध किससे है? विश्वसनीयता से, ठीक है? कंसिस्टेंसी का मतलब वही है जो अभी हम लोगों ने पीछे किया, कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल कंसिस्टेंटली बनी हुई है ना? वही वाली बात है कि टेस्ट आपने किया और उस टेस्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, बार-बार आप कर रहे हैं, अंतर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी है। इसी वजह से वो विश्वसनीय है वो चीज़, समझ गए आप? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपका ये जो वैधता है, वैधता का मतलब ये होता है वैलिडिटी, ठीक है? कि मतलब कोई टेस्ट आपने जिस उद्देश्य से किया था, वो उद्देश्य आपको प्राप्त हो, है ना? उस उद्देश्य में आप पारंगत हुए, मतलब उस उद्देश्य को आपने अचीव किया, तो उसका आपका होगा वैधता, आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? मतलब वैधता का मतलब ये होता है वैधता, अगर जो कोई भी टेस्ट आप कर रहे हैं और जिस उद्देश्य से आपने उस टेस्ट को बनाया और उसी उद्देश्य को आपने प्राप्त किया, उसी उद्देश्य को आपने पूरा किया, तो इसका मतलब है कि वो जो टेस्ट है उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर बालकों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। गृह विज्ञान के रूप में, पृथक विषय के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में, स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक विज्ञान के रूप में दी जानी चाहिए, ठीक है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए प्राथमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर से। इसमें जो आपका प्राथमिक स्तर है वहीं से आपके गृह विज्ञान की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं उनको भी ये लगेगा कि ये कोई बहुत अलग सा सब्जेक्ट नहीं है, ये भी सारे सब्जेक्ट की तरह एज यूजुअल ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है ना? क्योंकि बच्चे तब छोटे रहते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो उनको आप उनके अंदर कहीं न कहीं एक बहुत एक्साइटमेंट होती है अंदर से, है ना? क्यूरियोसिटी होती है कि हमें ये भी चीज़ें पता चले, ये भी चीज़ें पता चलें। तो उस टाइम आप बच्चे को जो भी चीज़ें ढालना चाहोगे, जो भी चीज़ें सिखाना चाहोगे, बहुत ईज़िली बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए एग्री कर जाएँगे। वरना अब अगर आप बोलो 8th के बच्चों को आके तुम होम साइंस पढ़ लो, तो अभी तो फिलहाल सबके दिमाग में एक फिक्सेशन है कि होम साइंस तो सिर्फ़ लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो वहाँ पर बच्चा हो सकता है नहीं पढ़ना चाहते बच्चे, ठीक है? और पढ़ते भी नहीं है यूजुअली, फिलहाल। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी वर्ष 1932 में, 1952 में, या आपके 1939 में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1952 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है? एक सेकंड। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? निश्चित उद्देश्य की ओर, मतलब सॉरी, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका भी आंसर आपका होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है?
फिर है कि निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष आपको याद आया कुछ अभी, वो जो बेंजामिन ब्लूम वाला है, उसी में आपके ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट से पूछ रहा है। कहाँ से पूछ रहा है? कॉग्निटिव डोमेन का ये पूछ रहा है। तो आपके जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, मैं आपको बता देती हूँ। के फॉर नॉलेज, इसके बाद एक सेकेंड मैं भूल रही हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, इसमें जैसे एलिमेंट की बात हो रही, तो देखिए के फॉर आपका हो जाता है नॉलेज, फिर आपका सी फॉर होता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर इसके बाद एक ए होता है जिसका मतलब होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है एनालाइज यानी कि विश्लेषण करना, फिर आपका होता है एस यानी कि सिंथेसिस करना, और ई फॉर इवेल्युएशन करना। ठीक है, ये होता है आपके 6 एलिमेंट इसमें होते हैं। इसमें देखिए आपका नॉलेज भी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोध भी हो गया, ई फॉर इवोल्यूशन भी हो गया, बट आपका एटीट्यूड नहीं है। ए फॉर इसमें एप्लीकेशन और एनालाइजिंग है, एटीट्यूड नहीं है। ठीक, एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं स्मरण पर, चिंतन शक्ति पर, सृजनात्मकता पर या लेखन कौशल पर। तो स्मरण यानी कि मेमोरी पर। जाहिर सी बात है, आप क्या करते हैं, आपको याद रहेगा तभी आप चारों ऑप्शन में से एक चूज कर पाओगे। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खोज विधि यानी कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है, इसके जन्मदाता कौन है? सीवी रमन है, किलपैट्रिक है, या आर्मस्ट्रांग है, या मैरी क्यूरी है? तो जो आर्मस्ट्रांग है आपके, इन्होंने आपकी ये विधि दी थी, कौन सी? ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें भी बच्चे को क्या करते हैं, खोज विधि, मतलब वही खोज विधि ही कहते हैं इसको। इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम दे दी जाती है और बच्चे उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, किलपैट्रिक आपको भी मैंने बताया ही कौन सी योजना दी इन्होंने। फिर है कि पाठ्यक्रम उपयोगी है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु, समय व शक्ति के उपयोग हेतु, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि असाइनमेंट विधि का अन्य नाम है। असाइनमेंट विधि का अन्य नाम क्या है आपका? प्रयोग विधि, खोज विधि, डाल्टन विधि, या समस्या निदान विधि। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो क्या हो जाएगा? डाल्टन विधि। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त चित्र के जन्मदाता हैं। जॉन ग्रियर्सन है, या आपके सिम्पसन है, जॉन डीवी है, या जॉन मिल्टन है? तो ये आपके जो जॉन ग्रियर्सन है, इन्होंने जो है वृत्त चित्र के ये जन्मदाता हैं। इन दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट विधि वाला देखेंगे। असाइनमेंट विधि को डाल्टन विधि भी कहा जाता है, ये बात आपको पता चल चुकी है। इनका किसने दिया था? हेलन पार्कहर्स्ट थी, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, ये प्रणाली सामूहिक शिक्षण विधियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी। सामूहिक शिक्षण के अनुसार कुशाग्र और मंद बुद्धि छात्रों की प्रगति के लिए एक समान अवसर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा करने से दोनों के मानसिक विकास में बाधा पड़ती है और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए डाल्टन पद्धति का विकास हुआ था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं बोल करके टाइम बढ़ाऊं। इसके बाद ये वृत्त चित्र वाला है आपका। ठीक है, तो देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म या वृत्त चित्र किसी समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म होती है। इसमें कलात्मकता, अभिनव, मनोरंजन के स्थान पर वृत्त और विषय के उद्देश्य पर अधिक बल दिया जाता है। इसके जन्मदाता जॉर्ज ग्रियर्सन है। ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है कि शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चतम स्तर है। अभी मैंने आपको बताया कॉग्निटिव एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। प्रयोग है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, या मूल्यांकन है? तो आपको ये चीज पता चली चुकी होगी। क्या है आपका सर्वोच्चतम स्तर? डी यानी कि मूल्यांकन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? यानी कि माध्यमिक कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम है उनमें क्या शामिल नहीं है? सिलाई, कढ़ाई, पारिवारिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो इसमें जो आपका पारिवारिक व्यवस्था है ये चीज शामिल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है दूसरा हमारा गृह विज्ञान। ये कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी। इसके बाद आपका है एब्गार स्कोर नापता है। एब्गार का यहाँ पर एब्गार इस तरीके से हम लिखेंगे APGAR। ठीक है, तो इसको क्या नापता है? जन्म भार नापता है, त्वचा का पीलापन नापता है, श्वास दर नापता है, या हृदय गति नापता है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए, क्या कहते हैं, एब्गार स्कोर नापता है, इसमें ऑप्शन तो हमारा डी हो, नहीं डी नहीं, वैसे तो सारी चीजें नापी जाती हैं इसमें, लेकिन इसमें जो आपका, हाँ ठीक है, इसमें जो नापा जाएगा आपका श्वास दर नापी जाएगी। ठीक है, नापने को तो इसमें पूरा नापते हैं, अभी देखते हैं हम क्या क्या इसमें करते हैं, अभी आपको डिटेल में पूरा दिखाती हूँ मैं। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, मान लीजिए हमारा इसमें, एक सेकेंड, करेक्ट हो गया। तो इसमें इसका फुल फॉर्म होता है आपका, ए फॉर आपका होता है अपीयरेंस, पी फॉर होता है आपका पल्स, जी फॉर होता है ग्राइमेज, फिर ए फॉर, ये वाला जो ए है, एक्टिविटी, और आर फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे स्कोर नापने की, यहाँ पर जो रेस्पायरेशन है वही चीज़ हम यहाँ पर नापेंगे। ठीक है,
इसमें दूसरी चीज़ और देख लेते हैं, इसमें होता क्या है जब छोटा बच्चा कोई मतलब बर्थ होती है किसी भी बच्चे की, तो उसमें हॉस्पिटल में इसको मापा मतलब एक तरीके से उसको नापा जाता है, एक मापक है एक तरीके का। इसमें माप करके ये पाँचों चीज़ें देखी जाती है कि बच्चे का अपीयरेंस कैसा है, उसका पल्स रेट कैसा है, ग्रामिस यानी कि उसके चेहरे पे उसका भाव कैसा है ना? चेहरे पर अगर मान लीजिए उसको कोई दर्द है, तकलीफ़ है ना? तो वो चीज़ चेहरे से ग्रामिस का मतलब ये है कि चेहरे पर अगर जो भी उसका एक्सप्रेशन है वो देखा जाता है। एक्टिविटी यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, वो रो रहा है या नहीं रो रहा है, साँस उसकी चल रही है या नहीं चल रही है। और रेस्पिरेशन आपका जो होता है उसमें आपको पता है कि देखी जाती है बच्चा साँस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। इसमें होता क्या है कि बच्चा जो है मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इस परीक्षण से होता क्या है कि जो छोटा बच्चा यानी जो आपका न नवजात शिशु है, उसकी शारीरिक स्थिति पूरी देखी जाती है कि ये बच्चा अब मतलब मदर के टमी से बाहर आया है तो ये बाहर का जो माहौल है, यहाँ पर वो मतलब अच्छे से सर्वाइव कर पाने के लायक है या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपकी अपीयरेंस है, पल्स रेट है और क्या बोलते हैं एक्टिविटी है और ये रेस्पिरेशन है, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर उसकी बॉडी में हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा पूरी तरीके से क्या है, स्वस्थ है। और ये जो टेस्ट था आपका कब आया आया था ये 1952 में इसको लाया था। डॉक्टर वर्जीनिया नामक मतलब थे एक डॉक्टर वर्जीनिया एब्गार, उन्हीं के नाम पे ही इसको मतलब इन्होंने डाला मतलब इसका नाम भी रखा हुआ है, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ कि श्वास दर नापते हैं और ये आपका APGAR ठीक है? आया कब था? 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा, ठीक? ये हो गया हमारा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पे देखिए दिया भी है, इसको आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है? तो चलिए फिलहाल ये देख लिया हम लोगों ने और आई होप कि अब आप लोगों को ये हमारा क्वेश्चन पूरा फिनिश हुआ मतलब ये पेपर ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं कुछ थ्योरी करनी होगी तो थ्योरी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग दूसरी वीडियो में। आप लोग बढ़िया खाइए, सोइए। सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट को भाई शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है? क्या ही शॉर्टकट होगा भाई, पूरा ही लिख दिया जाता है। चलिए खाना वाना खाइए बढ़िया, सोइए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।